इन्होंने अब प्लान क्या बनाया कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा कर तबाह किया जाए। इस चीज़ का जैसे ही सहूनी लॉबियों को पता चलता है, जिनकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप से अपने मकासद अचीव किए जाएं, उन्होंने कोशिश की कि हम फील्ड मार्शल को किसी तरीके से बैकफुट पर डालते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म करें। वार के रोज़ फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप का रब्ता होता है और रब्ता होने के फ़ौरन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जो सा है 5 दिन का बाकायदा सीज़ फायर अनाउंस कर देता है। उनका इंटरेस्ट ये है कि हम अमेरिकी सदर को अपने काबू में रखें। अब आने वाले चंद दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो सा है वो सीज़ फायर के ऊपर आ जाता है तो सहूनी लॉबियों के 2 निशाने होंगे, एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे फील्ड मार्शल। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद सियासत के इस नए शो में आज हम ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जो जंग है इसका मुकम्मल अहाता करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप सब ने यूट्यूब पर ये ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की जो हमारी स्पेसिफिक वीडियो है, इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान का नज़रिया बयान करना है, जो कि अभी तक मुझे लगता है कि यूट्यूब के ऊपर कोई भी बंदा प्रो पाकिस्तान या जो पाकिस्तान का इस पूरी जंग के ऊपर मौक़िफ़ है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो आज हम पहले इस जंग का अहाता करेंगे और फिर आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश थ्रेट, चैलेंजेस और पाकिस्तान के इस जंग के ऊपर क्या मौक़िफ़ है वो सब रखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद आप बैठकर फैसला करें कि सोशल मीडिया पर जो लोग जाली प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो किसके एजेंडे पर गामज़न है। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है कि ये जो ईरान और इसराइल की लड़ाई है इसकी नज़रियाती तौर पर रूट्स कहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आ जाती है वो इसराइल का एजेंडा है, जिसके मुतालिक आपने सुना होगा कि ग्रेटर इसराइल। और ये जो ग्रेटर इसराइल एजेंडा है, यहाँ पर आपको सामने इसराइल का एक नक्शा भी नज़र आ रहा है कि इसराइल का ये कहना है कि हमारा जो मुल्क है वो एक दौर में बड़ा होगा, और ये उनकी किताबों में भी लिखा है। जैसे यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस भी दिया है जेनेसिस 15:18, तो उसमें वो कह रहे हैं कि नील से लेकर दरियाए फरात तक का जितना भी एरिया है वो सारे का सारा इसराइल का है। तो ये उनकी किताबों में भी लिखा है। फिर उसके बाद इसी मकसद के लिए 1977 में उन्होंने एक लिकूद पार्टी को इस्टेब्लिश किया। ये जो लिकूद पार्टी है इसका एक बुनियादी तौर पर यही नज़रिया है कि हमने ये जो हमारी रूहानी किताबों में चीज़ लिखी है उस चीज़ को हकीकत का रूप देना है। और इस पार्टी का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये जो पार्टी है ये बुनियादी तौर पर इस सारे फितना फसाद की इब्तिदा कर चुकी है। अब यहाँ पर इनका कहना क्या है, ये लोग कहते हैं कि हमारा एक मसीहा आएगा जो कि हम मुसलमानों के नज़दीक दज्जाल है, और इनका कहना ये है कि अगर हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिनसे हमारा मसीहा इस दुनिया में वापस आए तो फिर पूरी दुनिया में हमारी एक यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाएगी, और उस हुकूमत को जो सा है ताहयात रहना है कि हमारी ये जो हुकूमत है फिर इसके बाद कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये वो बुनियादी सोच है जिसके साथ इसराइल इस जंग में उतरा है। यहाँ पर हमारे सामने इस्लाम में भी इस मामले पर बहुत सी हदीस मौजूद हैं, जहाँ जिनमें से एक अहम हदीस का मैं रेफरेंस आपके सामने दे रहा हूँ, सही मुस्लिम 2944। तो ये जो हदीस है वो क्या है कि दज्जाल जो सा है वो इस्फहान के साथ जो से 70,000 यहूदी हैं जिन्होंने पर्शियन शॉल पहनी होगी उनके साथ निकलेगा। तो ये हमारी जो सी है हदीस की किताबों में भी मौजूद है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो इस वक्त क्या सूरत हाल है कि माजी में ईरान में जो यहूदियों की तादाद थी वो तकरीबन 80,000 होती थी एक दौर में, लेकिन जब से ईरान में आयतुल्लाह की हुकूमत आई और यहूदियों के ऊपर थोड़ा से हालात तंग होना शुरू हुए तो उन्होंने बड़ी तादाद में ईरान से मूव करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त जो ईरान में यहूदियों की तादाद है वो तकरीबन 10,000 है। यहाँ पर ये आपके सामने वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस के जो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं वो हैं कि 8500 से 10,000 यहूदी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। लेकिन हमारी जो हदीस है वो हमें बताती है कि यहाँ पर 70,000 जो उनसे यहूदी हैं उनके साथ दज्जाल ने अरूज करना है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो दज्जाल ईरान से निकलेगा 70,000 यहूदियों के साथ, तो उसके लिए ईरान में आपको यहूदियों की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से बढ़ाकर 70,000 तक लेकर जानी पड़ेगी। अब 70,000 पे ये पॉपुलेशन कब जाएगी? अगर इसराइल जो सा है ईरान की हुकूमत गिरा देता है, वहाँ पर अपनी एक रेट इस्टेब्लिश कर देता है, वहाँ पर सहूनी नवाज जो सी हुकूमत आकर बैठ जाती है, तो फिर इसराइल से लोग बड़ी तादाद में ईरान में हिजरत करेंगे और उसके नतीजे में फिर हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आए कि वहाँ पर वाक़तन 70,000 यहूदी या इससे ज़्यादा तादाद में यहूदी मौजूद हों। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ से गुरेज करना है और वो ये है कि हमारे बहुत से दोस्त ये सोच बैठते हैं कि ग्रेटर इसराइल बस बनने ही वाला है, लिहाजा इस जंग का हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सोच जो सी आपकी गलत है। क्यों है? क्योंकि
जब बगदाद के ऊपर मंगोलों ने हमला किया था तो उस वक्त बगदाद शहर जो कि मुसलमानों का एक मरकज़ था, वहाँ पर मशहूर हो गया था कि ये जो मंगोलों की फ़ौज है ये दर हकीकत यजूज माजूज की फ़ौज है। तो ये 1000वीं सदी का वाक़या है कि जैसे ही मंगोल आ रहे थे, मुसलमान स्कॉलर्स बता रहे थे कि ये तो यजूज माजूज आ चुके हैं, और उन्होंने खुद ही इसकी स्पेकुलेशन की और उन्होंने ये सोचा कि इनको हम नहीं रोक सकते। तो अब ये जो तसव्वुर था बगदाद के मुसलमानों में इतना आम हो गया कि वहाँ के मुसलमानों ने ये यजूज माजूज समझकर मंगोलों से लड़ाई ही नहीं की। और फिर क्या हुआ कि मंगोलों ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद में शहीद किया, और बाद में पता चला कि ये वो कौम नहीं थी। इसी तरह ही यहाँ पर जब हम ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं तो हमने जहन में ये नहीं लेकर आना कि अगर आज जो इसराइल हमारे साथ जंग लड़ रहा है उसमें उसने जीतना ही जीतना है और ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है। हो सकता है कि आज से 400 साल बाद ऐसा हो, ये भी हो सकता है कि आज ऐसा हो जाए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान में यहूदियों की तादाद 10,000 है। तो इसलिए ईरान की मौजूदा हुकूमत को गिरना नहीं चाहिए अगर हमने उनके एजेंडे को लगने से रोकना है। अब यहाँ पर हम चंद अहम चीज़ों पर बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये कि साल 2022 में एक खबर आनी शुरू हुई थी, बल्कि मैं पहले आपको एक खबर दिखाता हूँ। द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2000 years इसराइल्स बिब्लिकल रेड हाइफर्स अट्रैक्ट वर्ल्ड अटेंशन। तो सहूनियों का ये नज़रिया है कि इससे पहले कि हमारा दज्जाल आए और हम उसके लिए जंगें करनी शुरू करें तो हमने चंद सुर्ख रंग के गायों की कुर्बानी देनी थी। तो ये जो गाय थी इन्होंने बाकायदा जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की। पूरी दुनिया में ये खबर 2022 में रिपोर्ट हुई कि इसराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है, और आप देखेंगे उसके बाद कितनी तेज़ी से सहूनी जो से हैं वो अपने मकासद में एक्टिवेट हुए। अब इनका एजेंडा क्या है कि सबसे पहले इन्होंने इस गाय को ज़िबा करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने थर्ड टेंपल जो इनका एक तीसरा हेकले सुलेमानी है उसकी तीसरी मरतबा तामीर शुरू करनी है। और वो जो हेकले सुलेमानी है आपको पता है कि मस्जिद अक्सा के ऊपर ये कहते हैं कि उसके नीचे दफन है, और ये जो सा है इसके लिए बाकायदा इन्होंने जेनेटिक रिसर्च की और इनकी ब्रीडिंग करवाई। अब यहाँ पर ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, चूंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया कि इसका ताल्लुक लिकूद पार्टी से है, और लिकूद पार्टी का नज़रिया ही ये है कि हमने जो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि हमने ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखनी है, तो ये दर हकीकत उसी एजेंडे पर गामजन है। इसका कोई एजेंडा नहीं कि ये सहूनियों का अच्छा चाहे या दुनिया का अच्छा चाहे, इसने उस स्पेसिफिक जो एजेंडा है उसके ऊपर बातचीत करनी है। तो उस एजेंडे के लिए इन्होंने अब प्लान क्या बनाया कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा कर तबाह किया जाए। अब आपके सामने पूरी एक हिस्ट्री है कि इसराइल ने कैसे अरब ममालिक से जंग की। अरब मुल्क भी एक दौर में जंग करते थे, वो आज की तरह के नहीं होते थे, लेकिन सहूनियों ने उनको जब शिकस्त दी जंगों में तो उसके बाद से उन्होंने देखा कि अरब दुनिया में कौन सी बड़ी ताकत है, तो फिर इराक बतौर ताकत उभर रहा था। फिर उन्होंने इराक के ऊपर अमेरिका से हमला करवाया, और उसके बाद अब इनका जो अगला निशाना है वो ईरान है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर इनका एजेंडा क्या है कि हमने मुसलमान ममालिक को, मुसलमानों को आपस में फ़िरके करके, कौम परस्ती करके आपस में लड़वाना है। अब लड़वाने का क्या फ़ायदा होगा, जैसे लेट सपोज़ कि आप ईरान के ऊपर हमले करते हो, तो ईरान के अगर 3 से 4 या 5 टुकड़े हो जाते हैं तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हर वक्त अपने डिफेंस की फ़िक्र पड़ी रहेगी, और अगर इसराइल ग्रेटर इसराइल की जानिब बढ़ता है तो फिर उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज सामने नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो कि आजकल खबरों में हर जगह मौजूद हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से जो हम उनकी स्टडी करें तो उनका नज़रिया क्या रहा है कि वो अमरीकी अवाम को यही कहते रहे हैं कि मैं किसी भी जंग के हक़ में नहीं हूँ, आप सबकी आंखों के सामने। लेकिन होता क्या है कि अमरीकी जो डीप स्टेट है, जिसको ये सहूनी लॉबियाँ इसराइल की फंडेड बहुत बड़ी तादाद में पैसे देती हैं और वहाँ पर इनका बाकायदा कंट्रोल है, वो एप्स्टीन फाइल्स को निकालती हैं। अब जो जेफरी एप्स्टीन था, आपको पता है कि इसकी जो बेगम है गिलेन मैक्सवेल, उसका जो वालिद था रॉबर्ट मैक्सवेल, वो बहुत बड़ा मोसाद का एजेंट था, और जेफरी मैक्सवेल भी मोसाद के लिए काम करता था। तो जेफरी एप्स्टीन ने जितनी भी फाइल्स तैयार की वो सब की सब मोसाद के पास मौजूद हैं। जैसे ही ये फाइल्स वायरल की गई, डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर ब्लैकमेल किया गया और उसको मजबूर किया गया कि वो सहूनियों की इस जंग में कूदे, जो कि वो बाद में कूदा भी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि बुनियादी तौर पर मिडल ईस्ट के ऊपर जो इनका एजेंडा है वो क्या है। अब ईरान का अगर आप यहाँ पर नक्शा देखें तो आपको 5 बड़े ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं कि पर्शियंस हैं, अज़ेरीज़ हैं, कुर्द्स हैं, अरब्स हैं और फिर बलोच। तो अब इनका एजेंडा क्या है सहूनियों का, कि बज़ाहिर हमारे बहुत से तजिया निगार बड़े आराम से बोल देते हैं कि जी ईरान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं इनका मकसद रजीम चेंज है, लेकिन ये रजीम चेंज भी नहीं। अगर फ़र्ज़ किया कि ये लोग रज़ा पहलवी को ईरान में लेकर भी आते हैं तो वो सिर्फ ये जो पर्शियन इलाका है वहाँ का वज़ीर आज़म होगा, बाकी हिस्सों को इन्होंने तोड़ना है, और सहूनी इसी एजेंडे के ऊपर गामज़न है।
तो अब ये जो जैसे रज़ा पहलवी को भी इन्होंने घेरा है, तो रज़ा पहलवी को बुनियादी तौर पर इन्होंने इस्फहान के इलाके के ऊपर सरबराह बनाना है। और ये जो रज़ा पहलवी है खुलकर बोल चुका है कि अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं इसराइल को बाकायदा तस्लीम करूँगा, अब्राहम एकॉर्ड्स को तस्लीम करूँगा, और उसको तस्लीम करने के बाद मैं जो सा हूँ पूरी सपोर्ट करूँगा इसराइल की। तो ये जो चीज़ है ये हमारी आंखों के सामने हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप ये बारी बारी ग्रुप्स देखें तो मैं इनमें से एक ग्रुप आपके सामने पकड़ने लगा हूँ जिसका नाम है कुर्दिश ग्रुप। अब ये जो कुर्दिश ग्रुप है इसको भी अगर हमने समझना है तो ये कुर्दिस्तान के बहुत से कबीले होते थे जो जिनका एक बहुत मेजर हिस्सा जो है तुर्की में मौजूद है, शाम में ही मौजूद है, इराक में ही मौजूद है और ईरान में ही मौजूद है। तो अब होता क्या है कि फ़र्ज़ किया आप ईरान को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो तो फिर क्या होता है कि ये जितना भी एरिया है ये एक अलग रियासत बन जाता है। और फिर इनकी कोशिश क्या होगी कि बाकी जितने कुर्द ग्रुप हैं उनको भी साथ मिलाएं। तो सिर्फ ईरान आपके सामने डिस्टेबलाइज नहीं होता, आपके सामने तुर्की भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, शाम भी हो रहा है, इराक भी हो रहा है। तो अब ये करते क्या हैं कि जितने भी मुसलमान मालिक हैं उनको तोड़ें, छोटे छोटे हिस्से करें। और जिस तरह ये कुर्दिश ग्रुप की मैंने मिसाल आपके सामने रखी, बिल्कुल वैसे ही जो फिर एक दूसरा चैलेंज पाकिस्तान के लिए बराह रास्त आएगा अगर ईरान के अंदर इनका मंसूबा कामयाब हो जाता है, तो वो बलोच ग्रुप है। कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान मौजूद है और ईरान का भी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो भी सीस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है। तो अब क्या होगा कि अगर ये जो हिस्सा है इसको हम रियासत बना देते हैं तो फिर क्या होगा कि सहूनियों को इंडिया से ऑलरेडी BLA को फंडिंग वगैरह मिल रही है। तो फिर जो सहूनी लॉबियाँ हैं अगर उनके पास यहाँ पर प्रॉपर एक मुल्क आ जाए तो वो मज़ीद फंडिंग करके ये जो फितनातुल हिंदुस्तान है इसके ज़रिए पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एजेंडा है वो सिर्फ ईरान नहीं है, हमारे सामने है कि इससे तुर्की, शाम, इराक, अरब ममालिक ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और उसके बाद जो अल्टीमेट एक एजेंडा है वो ये है कि हम पाकिस्तान को भी निशाना बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस पूरी जंग के ऊपर वो समझने की कोशिश करनी है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ तारीख़ी एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आती हैं उनमें जो सबसे मेजर हिस्सा है वो अरब ममालिक से आता है। इसी तरह ही पाकिस्तान की जो ऑयल ट्रेड होती है उसमें सऊदी अरब समेत ये दीगर अरब ममालिक पाकिस्तान की बहुत मदद करते हैं। पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो सी है वो अरब ममालिक से आती है। तो पाकिस्तान के लिए जो अरब ममालिक का पूरा हिस्सा है वो बहुत अहम है। हमारे बहुत ज़्यादा लोगों का जो रोज़गार है वो भी अरब ममालिक के साथ जुड़ा है। तो हमने अरब ममालिक की प्रोटेक्शन किसी ना किसी सूरत में लाजमी करनी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान को बड़े शदीद माशी धचके पहुँचेंगे। और अगर मैं माशी धचकों की बात करूँ तो जब भी इसराइल किसी मुल्क पर हमला करने लगता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाता है। जैसे आपने देखा कि 6 जनवरी 2026 तक पाकिस्तान का 1 रुपया ईरान के 150 रियाल के बराबर था, लेकिन 7 जनवरी को सहूनियों की मदद से ये रज़ा पहलवी वाले जो लोग हैं वो बाकायदा ईरान में एहतजाज करने लगते हैं, वहाँ पर दंगा फसाद फैलाया जाता है। और फिर उस दंगे फसाद के नतीजे में आपके सामने क्या होता है कि 7 जनवरी 2026 को वो ईरानी रियाल 150 ईरानी रियाल जो कि पाकिस्तानी 1 रुपये के बराबर थे, अब पाकिस्तान का 1 रुपया ईरान के 4000 रियाल के बराबर हो जाता है। तो यानी कि ईरानी करेंसी में 20 टाइम्स जो सी है डीवैल्यूएशन हुई। तो इतना फितना फसाद का किसी भी रियासत को नुकसान पहुँचता है। तो अगर पाकिस्तान में ही खुदा न खास्ता ऐसी हालात ख़राब होते हैं तो फिर इनका अगला निशाना जो है वो पाकिस्तान होगा। और हम अल्लाह ना करे ये सारी चीज़ें अपने सामने देखें। फिर एक और चीज़ क्या आ जाती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो भी हमारे सामने है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाकायदा दिफाई मुआहिदा किया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। लिहाजा जहाँ पर अरब ममालिक की इंपॉर्टेंस है वहाँ पर ईरान की जानिब से हिस्टोरिकली पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है बहुत सी चीज़ें हुई, जिनमें सबसे पहले क्या था कि जैसे ही पाकिस्तान ने बाकायदा चीन के साथ सीपेक का आगाज़ किया, भारत ने चीन को पीछे करने के लिए ईरान के साथ चबाहर पोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें ईरान ने बाकायदा भारत की बहुत ज़्यादा मदद की। इसी तरह ही अक़वाम मुत्तहिदा में भी कई मकामात पर पाकिस्तान को ईरान की हिमायत की ज़रूरत पड़ी, बिलखसूस मकबूजा कश्मीर के लिए, लेकिन वहाँ पर भी ईरान ने बहुत से मकामात पर भारत की साइड ली। अभी भी अगर आप देखें तो ये जो जंग शुरू हुई है इससे 3 दिन पहले भी ईरानी नेवी भारत के साथ बाकायदा मशक़ें कर रही थी। तो इससे ईरान ने बाकायदा भारत को हमेशा पाकिस्तान के मुकाबले पर प्रेफर किया है, जिसका अब उन्हें हमेशा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान में ये जो एजेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है उसमें भारतीय शहरी भी बाकायदा शामिल हैं।
तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए हमारे समझने के लिए क्या है कि हमारे लिए 3 फ्रंट चैलेंज है। पहले ये कि हमारे मशरकी बॉर्डर पर भारत ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ हमारी जंग हो चुकी है। हमारे मगरबी बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान मौजूद है और अफ़गान तालिबान का आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस तरीके से इनको भी सहूनियों ने हैंडल किया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने भी अभी हालिया अपने चंद बयानात में ये चीज़ वाज़े की है कि अफ़गान तालिबान जब अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे थे और अमरीका ये हित्ता छोड़कर जाना चाहता था, तो उस वक्त कतर में बाकायदा बहुत से लोग जो से हैं अफगान तालिबान से मुलाकातें भी करते थे और इनकी जो मौजूदा क़यादत जिसने सारी उम्र पाकिस्तान में गुजारी, उनकी पूरी क़यादत को बाकायदा बड़ी तादाद में डॉलर्स दिए जाते थे। यहाँ तक कि ये जो मुल्ला याकूब हैं, मुल्ला उमर के बेटे, इनको मुल्ला अख्तर मंसूर को अफ़गानिस्तान का सरबराह बनाने के लिए इन्होंने $5 लाख का जो सा है बाकायदा मुआवजा भी लिया कि मैं जो सा है फ़ौज का चीफ बन जाता हूँ। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि किसी न किसी शख्सियत ने अफ़गान तालिबान को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ पर डॉलर्स दिए गए। ये डॉलर्स कौन देता है, कैसे देता है, ये आप सब समझदार हैं। तो अब जहाँ पर अफ़गान तालिबान का थ्रेट मौजूद है, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा थ्रेट क्या है कि अगर हमारे मगरबी बॉर्डर पर ईरान में आकर सहूनी रियासत बैठ जाती है, ईरान को टुकड़े टुकड़े कर देती है, तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान का शदीद नुकसान है। लिहाजा पाकिस्तान को जहाँ पर अरब ममालिक की अहमियत का अंदाज़ा है, वहाँ पर ईरान की मौजूदा रजीम बेशक गलतियाँ करती रही है पाकिस्तान के मामले पर, लेकिन पाकिस्तान इसको गिरने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये गिरी तो फिर हमारे पूरे मगरबी बॉर्डर के ऊपर जो से एक तरह से सहूनी आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल किस तरह के घिनौने खेल खेले जा रहे हैं, जिसका बुनियादी आगाज़ होता है तहरीक इंसाफ की लॉबिंग के साथ। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 साल से तहरीक इंसाफ बाकायदा अमेरिका में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लॉबिंग करने में मसरूफ़ है। तो तहरीक इंसाफ ने इस लॉबिंग के लिए हैरानकुन तौर पर उन्हीं तमाम अमेरिकी सेनेटर्स को अप्रोच किया जो कि अमेरिका में कट्टर सहूनी लॉबी के मेंबरान तस्लीम किए जाते हैं। अब इनमें जो विल्सन जोन सा है वो पूरे गैंग का सरगना है, और जब इमरान खान के बच्चे कासिम सुलेमान पिछले साल जो सा है अमेरिका गए, तो उन्होंने बाकायदा उन 9 अमेरिकी सेनेटरों से मुलाकात की जो कि आज डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा मजबूर कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपने ईरान जंग में शिरकत करनी है। तो तहरीक इंसाफ का बाकायदा उस पूरी लॉबी के साथ एक नेक्सस था, और ये वही लोग हैं जो कि आज से साल पहले हर दूसरे दिन फ्री इमरान खान के ट्वीट करते थे, और आज यही लोग जो से हैं बाकायदा ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका को ईरान को ख़त्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पर गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ख़तरनाक गेम खेली गई। अब ये गेम कैसे खेली गई, मैं आपके सामने एक एक फैक्ट रखता हूँ। जुमेरात के दिन फील्ड मार्शल ने शिया उलमा को बुलाया और उनसे बाकायदा बातचीत की, और बातचीत में ये जितने शिया उलमा उनके ऊपर तनकीद भी कर रही हैं, उन सब ने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि फील्ड मार्शल ने हमें बताया कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि मुसलमान ममालिक इस जंग में कूदें, और उनके कूदने के नतीजे में मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहें और सहूनियों का जो एजेंडा है वो कामयाब हो। लेकिन इस अहम नुक्ते को छोड़कर तहरीक इंसाफ से जुड़े राजा नासिर अब्बास गैंग ने एक बयान उठाया, और वो क्या था कि जिसको ईरान से मोहब्बत हो वो ईरान चला जाए। अब ये जो बयान था, और इसके साथ ही एक और स्ट्रेटेजिक जो बयान दागा गया, वो क्या था कि पाकिस्तान को यहूद व नसारा से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लिहाजा अमेरिका जो सा है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं होना चाहिए। और आप देखें कि जुमेरात के दिन जैसे ही फील्ड मार्शल ये मुलाकात करते हैं, उससे वेरी नेक्स्ट डे जुमे के दिन बाकायदा खुतबों में ये 4 से 5 लोग जो के साथ मौजूद थे, इन्होंने ये बोलना शुरू किया। हालांकि ये मेजॉरिटी यहाँ कंसेंसस नहीं था शिया उलमा का। फील्ड मार्शल के साथ मीटिंग में 90 से ज़ायद शिया उलमा मौजूद थे, जबकि ये जो लोग जुमे के खुतबों में बोले ये 4 से 5 थे। लेकिन इन्हीं 4 से 5 लोगों की तकरीरों को उठाकर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बैक वक्त जो सा है एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के ज़रिए फैलाना शुरू कर दिया। हकीकत क्या थी कि इसी जुमेरात के दिन इस मुलाकात के कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा अमेरिका एक पैगाम जाता है, और इस पैगाम में बताया जाता है कि फील्ड मार्शल और ट्रंप की जो सी है आपस में बातचीत करवानी है। और इस चीज़ का जैसे ही सहूनी लॉबियों को पता चलता है, जिनकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप से अपने मकासद अचीव किए जाएं, उन्होंने कोशिश की कि हम फील्ड मार्शल को किसी तरीके से बैकफुट पर डालते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म करें। और उसी एजेंडे के तहत आप देखें कि जुम्मे के दिन ये कैंपेन चलनी स्टार्ट होती है, और फिर इतवार के रोज़ बाकायदा ये खबर आ जाती है कि फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की
और उस बातचीत के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा कुछ रोज़ के लिए सीज फायर पर तैयार भी हो गया। तो इस पूरी बातचीत का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? सहूनियों को हुआ। और हैरानकुन तौर पर आप देखें कि ये तमाम लोग जो कि बज़ाहिर खुद को ईरान का बहुत बड़ा हामी कहते हैं, ईरान ने एक दफ़ा भी पाकिस्तान के अमरीकी ताल्लुकात के ऊपर तनकीद नहीं की, ना ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मिसाइल दागा है। तो यहाँ पर इनका एजेंडा क्या था कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान को शिया सुन्नी मसाइल में उलझा दें और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ते रहें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही सहूनियों का पूरा एजेंडा दिखाया है कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पर वो इसी स्पेसिफिक एजेंडे को लेकर चल रही हैं कि जब भी कोई मुस्लिम मुआशरे में इंतशार, तकसीम, फ़िरका परस्ती, कौम परस्ती शुरू करेगा तो आप समझ लें कि उसके पीछे सहूनियों का बाकायदा हाथ है। अब यहाँ पर जो पूरा एजेंडा था अगर हम आपके सामने रखें तो डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा ईरान को हफ्ते के रोज़ एक थ्रेट लगाता है और कहता है कि हम 48 घंटे के अंदर आपकी जितनी भी पावर ग्रिड्स हैं उन सबको निशाना बनाएंगे। और फिर इतवार के रोज़ फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप का रब्ता होता है और रब्ता होने के फ़ौरन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जो सा है 5 दिन का बाकायदा सीज़ फायर अनाउंस कर देता है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ पर गौर करना है कि बहुत से लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस पूरे मामले पर क्या कर लेगा। मैं उन लोगों की याद दहानी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने यही स्ट्रेटजी अपनाकर बाकायदा गज़ा के ऊपर भी बमबारी रुकवाई थी। और आपकी आंखों के सामने है कि 7 अक्टूबर 2022 से लेकर जब तक पिछले साल नवंबर में गज़ा पीस डील नहीं हुई तब तक इसराइल ने गज़ा में 64,000 से ज़ायद मासूम लोगों को शहीद किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान सालसी के लिए दरमियान में उतरा और पाकिस्तान के साथ साथ दीगर अरब ममालिक और ये इंडोनेशिया और तुर्की ने भी बाकायदा अपना रोल अदा किया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि तब से लेकर अब तक मैं ये नहीं कहता कि गज़ा में बमबारी ख़त्म हो गई है, लेकिन सिर्फ 4,000 लोग निस्बतन शहीद हुए। तो पाकिस्तान की उन कोशिशों ने भी बाकायदा रंग दिखाया है, जबकि ईरान जिस भारत के ऊपर इत्तफाक करता रहा वो भारत ईरान के किसी काम नहीं आया। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि सहूनी लॉबियाँ काम कैसे करती हैं कि अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन में ही $100 मिलियन जो से बाकायदा इन सहूनी लॉबियों की जानिब से पंप किए जाते हैं। अब इनका इंटरेस्ट क्या है? इनका इंटरेस्ट ये है कि हम अमेरिकी सदर को अपने काबू में रखें। तो कोई भी शख्स अगर अमेरिकी सदर को अपने काबू में करने की कोशिश करता है और सहूनी लॉबियों के तसल्लुत से निकालता है तो वो उनका दुश्मन नंबर 1 हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जैसे ही पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे मसले से साइडलाइन कर रहा है तो पाकिस्तान भी सहूनी लॉबियों का इस वक्त दुश्मन नंबर 1 बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले सहूनी लॉबियों का गज़ा पर कब्जे का प्लान नाकाम किया, क्योंकि गज़ा में वो ऑलरेडी 70,000 से ज़ायद लोगों को शहीद कर चुके थे और अब उनका एजेंडा ये था कि वो वहाँ पर कब्जा करें, लेकिन वो पूरा प्लान जो है पाकिस्तान की मदद से रुक गया। अब यहाँ पर भी पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई से साइड पर कर दिया और अगर इसराइल अकेला रह गया तो फिर इसराइल इस जंग में कोई नतीजा हासिल नहीं कर सकता। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो साजिश थी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई और वो क्या थी कि आयतुल्लाह की शहादत के अगले ही दिन अचानक ही पाकिस्तान में चंद हजूम इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अमरीकी एम्बेसियों पर बाकायदा हमले कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एजेंडा क्या था कि किसी तरीके से अगर उनका ये साजिश कामयाब हो जाती, अमरीकी एम्बेसियों को तबाह कर दिया जाता, वहाँ पर कुछ लोग मारे जाते, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने थे। अगर ये ताल्लुकात ख़राब होते तो फिर क्या होता कि पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकायदा एक पेच पड़ जाता और जैसे ही वो पेच पड़ता तो उसके बाद सहूनी रियासत के पास खुला मैदान था कि वो ईरान के साथ जो मर्जी चाहे वो करती। क्योंकि आप देखें कि दुनिया के और किसी मुसलमान मुल्क में जिसमें अहले तशी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है वहाँ पर ऐसे दंगे फसाद नहीं हुए, तो पाकिस्तान में भी ये जो दंगे फसाद थे ये बाकायदा बाय डिज़ाइन किए गए। इसी तरह ही पाकिस्तान में राजा नासिर गैंग का भी जो बयानिया है अगर आप उस पर भी गौर करें तो ईरान का ये बयानिया नहीं, ईरान के वज़ीर खारजा ने भी अभी सिर्फ चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हुकूमत का बाकायदा शुक्रिया अदा किया है। तो ईरानी हुकूमत को पाकिस्तान के साथ मसला नहीं, लेकिन ये लोग एक मुख्तलिफ एजेंडा लेकर क्यों चल रही हैं। तो अगर आप सहूनियों के मुफादात पर तवज्जो करें तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रोह का और ये राजा नासिर गैंग का इन सब का एजेंडा सेम था और ये जो एजेंडा है ये तहरीक इंसाफ के एजेंडे के साथ या गोल्डस्मिथ ख़ानदान के एजेंडे के साथ बाकायदा इन सिंक है कि पाकिस्तान को अमेरिका से साइड पर किया जाए, सहूनी अमेरिकी सदर को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपके सामने एक और मिसाल रखने जा रहा हूँ कि इसराइल अकेला ईरान पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या वो इसराइल पाकिस्तान पर कंट्रोल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। अब इसराइल को पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए अपना एक इत्तेहादी चाहिए था जिसके
के लिए उसने बाकायदा भारत का इस्तेमाल किया, तो क्या भारत के साथ भी पिछले साल इसराइल कामयाब हुआ? हरगिज़ नहीं। तो अब इसराइल को अगर कल को पाकिस्तान को निशाना बनाना है तो उसका सबसे अहम इत्तेहादी कौन हो सकता है? अमेरिका। और अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा होते हैं तो इसराइल का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और उनके लिए आसान होगा कि वो अमेरिका को अपने साथ लगाकर पाकिस्तान को भी निशाना बनाएं। तो ये हैं वो साजिशें जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि अब आने वाले चंद दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो सा है वो सीज़ फायर के ऊपर आ जाता है तो सहयूनी लॉबियों के दो निशाने होंगे, एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे फील्ड मार्शल। और उसके लिए बाकायदा वो फिर भारी पैमाने पर उनके ये जो डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर अकाउंट्स की सूरत में पाकिस्तान में काम करते हैं, आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस है सारे का सारा वो किस चीज़ पर बेस करता है कि हमने ईरान की मौजूदा रजीम को गिरने से बचाना है, ईरान को सहूनी रियासत के हवाले नहीं होने देना, ईरान के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना। ये चीज़ अपने जहनों में नक्श कर लें क्योंकि ये पाकिस्तान का स्ट्रेटिजिक मुफाद है। लेकिन हमारा दूसरा मुफाद क्या है कि हमने अरब ममालिक को बाकायदा तबाही से बचाना है और हमने कोशिश करनी है कि अरब ममालिक में भी स्टेबिलिटी रहे ताकि वो पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर नौकरियाँ कर रही हैं, अपना रोज़गार कमा रही हैं और पाकिस्तान में भी जो सरमायाकारी हो रही है वो महफूज रहे। तो इस वक्त पाकिस्तानी रियासत सिर्फ पाकिस्तान की या मुसलमानों की या अरबों की या ईरानियों की जंग नहीं लड़ रही, बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी रियासत इस वक्त सहूनियों के सामने खड़ी है और हम पूरी दुनिया को उनके शर से बचा रहे हैं क्योंकि जो आने वाले दौर में महंगाई होगी और जो उसका तूफ़ान होगा, सहूनी यही चाहते हैं कि वो तूफ़ान पूरी दुनिया को अफेक्ट करे और उसके बाद जो उनके एजेंडाज़ हैं जो कि हमने आपको पहली स्लाइड में बताए वो उनको मुकम्मल कर सकें। तो अब ये वक्त है कि आप सब पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तानी रियासत के साथ खड़े हों और वो लोग जो कि फ़िरका परस्ती, कौम परस्ती फैलाते हैं उनको वाज़े तौर पर बताएं कि वही लोग पाकिस्तान में सहूनी एजेंडे पर गामज़न हैं। बहुत शुक्रिया।